अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम ना फैक्टर्स को स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है, एंजाइम काम कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे अवामल हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे पहले टेम्परेचर। वो कहते हैं एंजाइम जो होते हैं ना वो बड़े सेंसिटिव हैं टू द इन्वायरमेंट, मतलब इनका इन्वायरमेंट में थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए ना तो अपने एंजाइम की एक्टिविटी मुतासिर हो जाती है। ठीक है, एक्टिविटी एंजाइम की जो है ना फॉलोइंग अवामल से मुतासिर होती है। कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1 टेम्परेचर। सबसे पहले आपने याद रखना है, देखिए हर एंजाइम जो होता है ना वो एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करता है। सारे बॉडी के एंजाइम जो होते हैं ना खास टेम्परेचर पे काम करते हैं। आपकी बॉडी का नॉर्मली क्या टेम्परेचर है? 37 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर होता है। और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये जो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर है ना, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और मेरे एंजाइम बिल्कुल सारे सही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे मेरे बॉडी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही आपको बुखार होता है, आपने देखा होगा बुखार में आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, एंजाइम को तो उस हाई टेम्परेचर पे काम करने की आदत नहीं है। एंजाइम को तो पता है कि मैंने 37 डिग्री सेल्सियस पे बस काम करना है। तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा ना, एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे। तो जब एंजाइम काम नहीं कर रहे, आपके बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम ने तो रिएक्शन को स्पीड करना था, तेज़ करना था। ठीक है, अब बॉडी के सारे केमिकल रिएक्शन स्लो होना शुरू हो जाएंगे तो आप ढीला ढाला महसूस करेंगे, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, कमज़ोरी हो रही है, थकावट हो रही है, खाने को दिल नहीं कर रहा, भागने को दिल नहीं कर रहा, खेलने को दिल नहीं कर रहा, कुछ पढ़ने को दिल नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें देखिए एंजाइम की कितनी अहमियत है। तो टेम्परेचर में वो कह रहे हैं, देखिए ये आपको ने ग्राफ दिखाया हुआ है, इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन रेट है और ये टेम्परेचर है। देखें पहले 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हम बात शुरू करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब है कि एनर्जी ऐड हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपके इर्द गिर्द भी टेम्परेचर ज़्यादा होना तो कहते हैं, खबरों में सुना होगा टेम्परेचर बढ़ गया इतना। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब गर्मी ज़्यादा हो गई, गर्मी ज़्यादा हो गई मतलब हीट एनर्जी ज़्यादा ऐड हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से टेम्परेचर सर्दियों में टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, सर्दियों में टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने का मतलब है हीट एनर्जी कम हो गई है। सही हो, तो ये देखें ऐसे से टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है ना तो जो इंजाइम क्या है, इंजाइम भी तो लिविंग चीज़ है ना, तो लिविंग थिंग्स सारी की सारी मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। तो ये जो इंजाइम है ना, अगर मैं ये इंजाइम का ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊँ, खूबसूरत सा इंजाइम है हमारा भालो वाला इंजाइम। ठीक है, ये इंजाइम के अंदर भी तो सारे मॉलिक्यूल्स ही हैं। ठीक है, ये देखें, ये इंजाइम्स के अंदर भी तो सारे मॉलिक्यूल्स ही हैं। ये सारे मॉलिक्यूल से तो इंजाइम बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर इंजाइम बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है ना, इनके अंदर हीट एनर्जी ऐड हुई जा रही है। अब जब एनर्जी ऐड होगी तो जाहिर सी बात है रिएक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो ज़्यादा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये देखें हीट एनर्जी ऐड, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है मतलब हीट एनर्जी ज़्यादा हो रही है, तो हीट एनर्जी ऐड हुई जा रही, हुई जा रही, हुई जा रही। मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, एक ख़ास टेम्परेचर आया 37 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे ना बेस्ट सबसे ज़्यादा एक्टिविटी 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है। यही वजह है कि हमारा नॉर्मली टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो बेस्ट है। देखिए टॉप पे है, सबसे ज़्यादा है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा हो गया है 37 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आपने टेम्परेचर किया तो आपको लग रहा होगा 37 डिग्री सेल्सियस 38, 39, 40 टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे जैसे अब मज़ीद 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, रिएक्शन कम होता जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब जो मज़ीद हीट एनर्जी आ रही है, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर ऐड हो रही है ना हीट एनर्जी एंजाइम के, वो एनर्जी क्या कर रही है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में बॉन्ड्स होते हैं। इन बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। वो इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी होगी ना कि उस एनर्जी ने इस बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया। अब जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो जाहिर सी बात है मतलब एंजाइम का जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है वही तबाह होना शुरू हो जाएगा, वही ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो एंजाइम क्या ही काम करेंगे, ये कहानी है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक ख़ास टेम्परेचर पर जाके एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है, बेस्ट। इसलिए इसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये ऐसा टेम्परेचर है, बेहतरीन टेम्परेचर है जहाँ पे एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी होनी है। उसके बाद आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो एंजाइम की एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मज़ीद हीट एनर्जी ऐड हो रही है वो क्या कर रही है, एंजाइम के मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है उन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर दिया उसने। जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स
एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एंजाइम का स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, ये कहानी है। अभी जैसे बुक से पढ़ लेते हैं, बुक में क्या लिखा है, तभी तो जब आपको बुखार होता है ना तो ज़्यादा ही हीट एनर्जी ऐड हो गई है, तो वो हीट एनर्जी एंजाइम को डैमेज करना शुरू कर देती है, एंजाइम काम करना बंद हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो एंजाइम्स क्या होते हैं, वो कहते हैं वर्क्स एट मैक्सिमम रेट, एक खास रेट पे काम करते हैं। ये देखो, ये मैक्सिमम रेट पे कहाँ पे काम, ये मैक्सिमम रेट पे काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेट, ठीक है। और कहाँ, कब, एक ख़ास टेम्परेचर पे, वो जो एक ख़ास टेम्परेचर पे, वो कौन सा ख़ास टेम्परेचर है, वो 37 डिग्री सेल्सियस ख़ास टेम्परेचर है। एक ख़ास टेम्परेचर पे, उस ख़ास टेम्परेचर को कहते हैं, वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, एंजाइम के लिए बेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हमारे बॉडी के एंजाइम्स होते हैं ना, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम, ज़्यादातर बॉडी के जो एंजाइम होते हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब वही बात, वो कहते हैं कि व्हेन टेम्परेचर राइजेज टू अ सर्टेन लिमिट, जब टेम्परेचर बढ़ता रहता है, एक देखिए टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है एक ख़ास हद तक, एक ख़ास हद तक की हम बात कर रहे हैं, ये नहीं कि बढ़ाई जाओ, उतना नहीं, ख़ास हद तक हीट एनर्जी, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, हीट एनर्जी ऐड हो रही है, तो हीट एनर्जी जो होती है वो ऐड होती रहती है, कहाँ पे ऐड होती रहती है, मॉलिक्यूल्स के अंदर, और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होती रहती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो रही है, मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करेंगे तो हम कहेंगे भाई रिएक्शन तेज़ हुई जा रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, एंजाइम ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई है, आपके पास भी ज़्यादा एनर्जी आ जाए तो आप ज़्यादा काम करोगे, ठीक है। लेकिन एक ख़ास हद तक, ये बात याद रखनी है आपने। लेकिन व्हेन टेम्परेचर इज़ रेज्ड वेल, जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा रेज हो गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया अबव द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो गया, ठीक है। तब क्या होगा, ये जो मज़ीद हीट एनर्जी ऐड हुई है इसने क्या करना है, ब्रेक तोड़ना शुरू कर देना है, किसको, बॉन्ड्स इन द एंजाइम मॉलिक्यूल, ये जो एंजाइम्स के मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्ड्स है ना, इन बॉन्ड को तोड़ना शुरू कर दिया उस एनर्जी ने, ठीक। अब जब बॉन्ड टूट जाएंगे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, एंजाइम का स्ट्रक्चर तबाह होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था, गोल स्ट्रक्चर था एंजाइम का, इज लॉस्ट, वो तबाह हो गया, वो ख़त्म हो गया। हम पीछे यही पढ़ के आए ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम के, एंजाइम का 3 डायमेंशनल ग्लोबल स्ट्रक्चर होता है, वो जो एंजाइम का ग्लोबल स्ट्रक्चर होगा वो खत्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की डीनेचरेशन हो गई, एंजाइम की तबाही हो गई, एंजाइम का स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, ख़त्म होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जब ऐसा होगा, जब ऑब्वियसली जब एंजाइम का स्ट्रक्चर ही तबाह होना शुरू हो गया, ख़त्म हो गया स्ट्रक्चर एंजाइम का, तो एंजाइम काम ही नहीं करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नतीजे में क्या होगा, रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम का जो एक्शन होगा बहुत कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम का स्ट्रक्चर ही भाई ख़त्म हो गया है, सिंपल बात है। दूसरी बात है पीएच, दूसरा फैक्टर है पीएच। पहला फैक्टर हमने टेम्परेचर का असर पढ़ लिया क्या होता है, अब हम पीएच का असर पढ़ते हैं, पीएच कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है, ये मैं पहले आपको थोड़ा सा ना बता देती हूँ, ओवरव्यू क्या होता है, ताकि समझने में आसानी हो। जी स्टूडेंट्स, ये ना पीएच क्या होती है, पीएच के बारे में आप याद रखना है, पीएच इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, ठीक है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि पीएच का ताल्लुक ना हाइड्रोजन आयन के साथ है, हाइड्रोजन आयन की तादाद के साथ है। ये बात आपने याद रखनी है, अगर पीएच ज़्यादा है ना, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की तादाद कम है, अगर पीएच कम है इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। अब एंजाइम जहाँ पे काम कर रहे हैं ना, एंजाइम आपके जाहिर सी बात है सेल है, सेल के अंदर काम कर रहे हैं, तो सेल के अंदर बॉडी फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड होता है, सारा का सारा पानी होता है, ठीक है। तो इस पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन भी मौजूद है, सही है। ये थोड़ा गंदा होगा, मीडिया बना लेते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन भी मौजूद होंगे, फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन आयन होंगे, और वहीं पे एंजाइम काम कर रहे हैं। अच्छा, एंजाइम को ना हम अपना ग्रीन से बनाते हैं, ये हमारे खूबसूरत से एंजाइम है जो काम कर रहे हैं, ठीक है। प्यारे से हमारे एंजाइम, भालू वाले हमारे एंजाइम जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहाँ पे, सेल के अंदर। अब सेल के अंदर ना नॉर्मली ख़ास तादाद में हाइड्रोजन आयन मौजूद होते हैं, अगर हाइड्रोजन आयन की तादाद ऊपर नीचे हो जाती है ना, तो ये एंजाइम बड़े बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। मान लो एक ऐसा मैं आपको केस बताऊँ जिसमें हाइड्रोजन आयन, जिसमें क्या हुआ, एक सेल है, इस सेल के अंदर पीएच जो है ना, ये एंजाइम जो है ना, मैंने आपको बताया एंजाइम का स्ट्रक्चर हम थोड़ा जूम करके बना लें, तो मैंने आपको दिखाया था कि एंजाइम कैसे करके स्ट्रक्चर होता है ना, ये पॉकेट्स होती हैं एंजाइम के अंदर, ये पॉकेट्स होती हैं, ये पॉकेट्स, इन पॉकेट्स को हमने क्या कहा था, एक्टिव साइट, ये पॉकेट्स को एक्टिव साइट कहते हैं ना, ये पॉकेट एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट ही तो वो जगह होती है जहाँ पे एंजाइम का ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन हो रहा होता है, जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके लगना होता है और सबस्ट्रेट से फिर प्रोडक्ट बनती है। अगर पिछला आपने वीडियो देखी तो इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर आता होगा। अच्छा, अब ना वो कहते हैं कि सपोज कर लो एक ऐसा केस है जिसमें पीएच आपकी बॉडी के अंदर हो गई कम, ठीक। पीएच कम हो गए तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे ना, ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन होते हैं ये जाके आपके एक्टिव साइट के ऊपर
अमाइनो एसिड मौजूद है, जाहिर सी बात है पूरा एंजाइम आपका क्या है, प्रोटीन है ना एंजाइम। ये तो हम शुरू से बात करते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल में। अब अगर ये पूरा प्रोटीन है तो प्रोटीन मतलब ये अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा, ये अमाइनो एसिड, ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड सारे के सारे, ठीक है, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ऐसे सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। अभी मैं नहीं सारे बना रही। तो ये जो हाइड्रोजन आयन जब तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो इन एक्सेस हाइड्रोजन आयन ने जाके ये जो एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, इन अमाइनो एसिड के ऊपर जाके लगना शुरू कर देना है। अब ये हाइड्रोजन आयन जब जाके ये जो एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड पड़े, इनके साथ जाके लगना शुरू कर देंगे ना, तो एक्टिव साइट को ख़राब करना शुरू कर देंगे। एक्टिव साइट ख़राब हो जाएगी, एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम काम नहीं करेगा तो रिएक्शन तेज़ नहीं होगा, स्पीड अप नहीं होगा। तो ये स्टोरी है पीएच की, सही हो गया। तो हर एंजाइम बॉडी के आपके सारे एंजाइम, टेम्परेचर की बात करें ना तो सारे बॉडी के एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो टेम्परेचर का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब पूरी बॉडी का टेम्परेचर 37 होना चाहिए। लेकिन पीएच में अगर हम बात करें ना तो हर एंजाइम एक खास पीएच पे काम करता है। जैसा कि कुछ एंजाइम होते हैं वो कम पीएच पे काम करते हैं, कुछ एंजाइम उनको कम पीएच ही चाहिए, उनको ज़्यादा पीएच नहीं चाहिए। ज़्यादा पीएच दी तो उनका काम ख़राब हो जाएगा। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो ज़्यादा पीएच पे काम करते हैं, उनको कम नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हर एंजाइम एक खास पीएच पे काम करता है। अब वही बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है, हम पढ़ लेते हैं। ये देखें पीएच क्या है। अच्छा, वो कहता है कि एंजाइम जो होते हैं ना आर सेंसिटिव टू द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। एंजाइम जो होते हैं ना वो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन से बड़े सेंसिटिव हैं। उन्हें ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये हाइड्रोजन आयन इसकी बात कर रहे हैं। इस हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जो तादाद होती है ना वो बड़ी एंजाइम को मुतासिर करती है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कहाँ पे, उस फ्लूइड के अंदर इन विच दे वर्क, जहाँ पे एंजाइम काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम बनाई थी, ये डायग्राम तो मैंने दिखाई थी कि ये सारा का सारा फ्लूइड है, ये फ्लूइड है जिसमें एंजाइम काम कर रहे हैं। उस फ्लूइड के अंदर जो हाइड्रोजन आयन की तादाद है ना वो एंजाइम को बड़ा मुतासिर करती है कि हाइड्रोजन आयन एक बैलेंस अमाउंट में होने चाहिए, जितने उनको चाहिए। उससे ज़्यादा ये कम हुए ना तो यह एंजाइम मुतासिर हो जाएंगे, ठीक है। वो कहते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं ना ये मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रिकॉर्ड की जाती है कब, एक खास पीएच पे। वो जो खास पीएच है ना उसको कहते हैं वो ऑप्टिमम पीएच है। हर एंजाइम की ना एक ऑप्टिमम पीएच होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर पेप्सिन एंजाइम होता है आपके स्टमक के अंदर, ठीक है, इसकी ऑप्टिमम पीएच ये है 1.5 to 2। ये ना एसिडिक पीएच है। आपने याद रखना है जो 7 वाली पीएच होती है ना ये न्यूट्रल पीएच होती है। 7 से कम पीएच होगी तो वो एसिडिक हो गई, ठीक। और अगर 7 से ज़्यादा पीएच होती है तो वो अल्कलाइन होती है, ठीक है। तो ये वाला जो एंजाइम है ना पेप्सिन एंजाइम, इसने एसिडिक पीएच में काम करना है इतनी पीएच पे। इसको ज़्यादा पीएच दे देना, इसने काम करना छोड़ देना है। इसी तरीके से एक और एंजाइम हमारा ये ट्रिप्सिन एंजाइम है। ये एंजाइम हमारे इंटेस्टाइन में काम करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। खास तौर पर इंटेस्टाइन दो होती हैं, स्मॉल लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एंजाइम काम करता है और इसको पीएच 7.8 चाहिए। तो ये पीएच 7 से ज़्यादा हो गई ना तो अल्कलाइन मीडियम है, यानी कि ये एंजाइम अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, ये एंजाइम एसिडिक मीडियम में काम करता है। ये वाला एंजाइम अल्कलाइन में ही काम करेगा, इसने एसिडिक में काम नहीं करना, सही हो गया। तो वही देखें वो उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी 2 पे आएगी। तो ये देखें 2 पे एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसकी जो ऑप्टिमम पीएच हुई वो 2 हुई। ऑप्टिमम पीएच क्या है, वो पीएच है जहाँ पे उस एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जहाँ पे एंजाइम बड़ा खुशी से काम करता है, बड़ा मैक्सिमम काम करता है। उस एंजाइम को वो पीएच मिल जाए ना, वो एंजाइम कहता है ये तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया भाई, मेरा ख्वाब पूरा हो गया, यही तो पीएच मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो वो खास पीएच जिस पे एंजाइम की मैक्सिमम एक्टिविटी आती है उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। वो अब जैसा कि मैंने आपको वो केस समझाया था तो उस केस को आप याद करें। उस केस में मैंने कहा था कि जैसे पीएच में चेंज आया, लाइक पीएच क्या होगी, कम हो गई तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गए थे ना, तो उसने क्या करना है, अफेक्ट करना है, किसको अफेक्ट करना है, आयनाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। वो जो एंजाइम की एक्टिव साइट थी, ये एंजाइम है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जो अमाइनो एसिड्स थे उन अमाइनो एसिड्स की आयनाइजेशन चेंज हो गई। मतलब कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इस अमाइनो एसिड के साथ जब आगे हाइड्रोजन आयन लगना शुरू हो जाएगा तो वो आयनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी ना, आयन आके लग गया तो एडिशन ऑफ आयन को आयनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि जैसे पीएच में तब्दीली आएगी तो वो जो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड पड़े हुए ना उनकी आयनाइजेशन मुतासिर होना शुरू हो जाएगी। जब वो हो जाएगा तो वो जाहिर सी बात है वो जो एक्टिव साइट है वो ख़राब हो गई है, तो जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी। हो सकता है बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, वो एंजाइम काम करना ही छोड़ दे, ठीक है। अब डिफरेंट एंजाइम जो होते हैं ना उनकी डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच होती है। ऑप्टिमम पीएच सबकी मुख्तलिफ है। टेम्परेचर सबके केस में सेम था, ऑप्टिमम 37 डिग्री सेल्सियस है ना, लेकिन ऑप्टिमम पीएच हर एंजाइम की मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर वो कहता है पेप्सिन एंजाइम होता है स्टमक में काम करता है, ये आपने याद रखना है। ये कहाँ पे काम करता है, स्टमक में। इसकी ऑप्टिमम पीएच एसिडिक मीडियम है, इसने एसिडिक मीडियम में काम करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया।
7 से कम हो तो एसिडिक मीडियम है, और इसकी पीएच है 1.5 to 2, इसको इतनी पीएच चाहिए। जबकि ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, ये वाला एंजाइम, ठीक है, इसको पीएच चाहिए 7.8, और इसने 7 से ज़्यादा पीएच है ना तो अल्कलाइन मीडियम है, तो इसने अल्कलाइन मीडियम में काम करना है, यानी कि पीएच 7 से 8 चाहिए इसको। ये हमारे पास पीएच की एक्टिविटी आ गई, पीएच का असर आ गया। अब तीसरी है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक सिंपल स्टोरी सुनाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बढ़ई है, वो बढ़ई जो होता है ना, वो फर्नीचर, वो लकड़ी लेता है, वो लकड़ी से कुर्सियाँ बनाता है। अब एक दुकान है, उस दुकान में 3 बढ़ई, कारपेंटर चलिए हम कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कारपेंटर हैं, ठीक है। 3 कारपेंटर बैठे हुए हैं, तो 3 कारपेंटर जो होंगे वो कितनी, थोड़ा सा आप उनको देंगे, वो थोड़ी सी कुर्सियाँ बना लेंगे। चलो एक कारपेंटर 2 भी बनाए तो चलो 6 कुर्सियाँ बना लेंगे, ठीक है। अगर कारपेंटर की तादाद बढ़ा दो तो ज़्यादा कुर्सियाँ बन जाएंगी, सही हो गया। लेकिन ज़्यादा कुर्सियाँ बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको लकड़ी भी ज़्यादा दो, ठीक है। ज़्यादा लकड़ी देंगे तभी तो वो ज़्यादा कुर्सियाँ बनाएंगे, ठीक है। तो वही देखें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है, वही आप ना ये जो एंजाइम्स है ना, इन एंजाइम को, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको एग्जांपल देने, इस एग्जांपल में हम ये समझते हैं, ये हमारे पास 3 एंजाइम है, इन एंजाइम को आप समझ लो कारपेंटर्स हैं, ठीक है। ये कारपेंटर्स हैं, इन कारपेंटर्स को आप लकड़ी देते हो, वुड, तो इन्होंने उस लकड़ी को इस्तेमाल करके आपको क्या चेयर बना के देनी है, ठीक है। इन्होंने वुड को इस्तेमाल करना है, लकड़ी को इस्तेमाल करना है, और क्या बना के देनी है आपको, चेयर बना के देनी है, कुर्सियाँ बना के देनी है। तो वुड जो है ना, ये सबस्ट्रेट है, क्योंकि सबस्ट्रेट क्या होती है, वो चीज़ जो रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही है, तो जो रिएक्शन के स्टार्ट में आती है वो होती है। तो ये सबस्ट्रेट है, और ये चेयर प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स हैं ना, ये कारपेंटर्स हैं, आपके बढ़ई हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। अब देखें, खुद ही आप सोचें, एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में आप ये 3 बढ़ई बैठे हुए हैं, आप इनको ना ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ देते रहो, ज़्यादा लकड़ियाँ देते रहो, तो ये ज़्यादा लकड़ियाँ लेके, ज़्यादा वुड लेके ज़्यादा चेयर्स बनाएंगे। लेकिन एक ख़ास हद तक, एक जाहिर सी बात है, ये बढ़ई हो सकता है 3 मैक्सिमम कुर्सियाँ बना सकता हो, ये भी 3 मैक्सिमम कुर्सियाँ बना सकते हो, ठीक है। आप इसको मज़ीद और लकड़ी देना शुरू कर दोगे तो कहेगा भाई नहीं, बस करो, मैं नहीं और बना सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी है, सही है, मैं मज़ीद नहीं चेयर बना सकता। तो देखो आहिस्ता आहिस्ता आपने शुरू में क्या किया, जब आप आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा लकड़ी देते जा रहे थे तो ज़्यादा कुर्सियाँ बनती जा रही थी। मतलब सबस्ट्रेट, लकड़ी क्या, सबस्ट्रेट ऐड करने से आपकी ज़्यादा कुर्सियाँ बनती जा रही हैं, आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा बनती जा रही हैं, आपका रिएक्शन ज़्यादा हो जा रहा है। ज़्यादा सबस्ट्रेट दोगे ज़्यादा रिएक्शन तेज़ होगा, लेकिन एक ख़ास हद तक। ये भी तो ज़रूरी है ना कि वो कारपेंटर्स जो एंजाइम्स हैं वो आगे कितना ले पा रहे हैं, ठीक है, वो कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं। अगर वो कहें भाई बस कर जो बस, ठीक है, आप इसी तरीके से 3 एंजाइम बैठे हुए हैं, आप इनको मज़ीद दी जा रहे हो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भर के दी जा रहे हो, बस वो एंजाइम कहेंगे भाई बस करो, हमारे पास इतनी, हमारी एक्टिव साइट ही नहीं है, हमारी एक्टिव साइट ही थोड़ी सी है भाई, हमारे पास 3 एंजाइम है, हमारे पास 4, 5, 6 एक्टिव साइट्स हैं, उन एक्टिव साइट से हम कुछ ही लकड़ियों को लेके कुर्सियाँ बना सकते हैं, ठीक है, हम कुछ ही प्रोडक्ट्स बना सकते हैं भाई, ज़्यादा नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक रिएक्शन है, वही वो बात कर रहे हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन का रेट आप बढ़ाते जाते हो सबस्ट्रेट की तादाद को बढ़ा के, सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाते जाओ, रिएक्शन का रेट बढ़ता रहेगा, लेकिन एक ख़ास हद तक, क्योंकि उस ख़ास हद के बाद वो जो एंजाइम्स हैं उनकी सारी की सारी जो एक्टिव साइट्स हैं, ये जो एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की, ठीक है, वो सारी ऑक्यूपाई होना शुरू हो जाती हैं। जब वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी तो क्या ही खाली जगह रह जाएगी, जब खाली जगह नहीं रह जाएगी तो कैसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो वही वो कह रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसने क्या किया, एन इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। ऐसी बात है, सबस्ट्रेट देते जाओ एंजाइम को, एंजाइम है, ज़्यादा सबस्ट्रेट दोगे एंजाइम ज़्यादा काम करता रहेगा, लेकिन एक खास हद तक। एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगी ना, इतनी ज़्यादा सबस्ट्रेट्स, आपने सबस्ट्रेट के मान लो 20 मॉलिक्यूल दे दिए हैं, ठीक है, ऑल एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड। अब उतने पे तो एंजाइम की सारी एक्टिव साइट भर गई हैं, ऑक्यूपाइड हो गई हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अब मजीद अगर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल डालते हो ना, तो एक्टिव साइट तो कोई फ्री नहीं है, क्योंकि सारी एक्टिव साइट तो भर चुकी हैं, ठीक है। तो मजीद सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डालने से अब एक्टिव साइट चूँकि कोई फ्री नहीं है, तो अब रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डालने से रिएक्शन रेट मजीद नहीं बढ़ेगा। हाँ, पहले शुरू में आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाली जा रहे थे, चलो तब तो एक्टिव साइट खाली थी, तो रिएक्शन का रेट बढ़ी जा रहा था, लेकिन एक ख़ास हद तक, ठीक है, जब तक वो एक्टिव साइट सारी ऑक्यूपाई ना हो जाए, सही है। वो कहता है ये स्टेट को कहते हैं सैचुरेशन स्टेट। सैचुरेशन का मतलब होता है भर जाना, सारी एक्टिव साइट भर गई हैं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ऐड करते जा रहे हो, उस पॉइंट के बाद मजीद रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा। ये देखो, आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाली जा रहे थे तो रिएक्शन रेट बढ़ी जा रहा है। क्यों? क्योंकि एंजाइम को क्या, एंजाइम की एक्टिव साइट खाली है तो वो ली जा रहे हैं, लेकिन एक ख़ास पॉइंट तक, इस पॉइंट पे ऐसा हुआ कि सारी की सारी जो एक्टिव साइट थी एंजाइम की वो भर गई हैं,
ऑक्यूपाई हो गई हैं जितने भी एंजाइम थे। अब मज़ीद जितने मर्जी आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डाल दो, किसी ने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेना ही नहीं है क्योंकि एक्टिव साइट फ्री नहीं है, ठीक है। तो अब मज़ीद देखो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जितने मर्जी डाले दो, रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं हो रहा, सही हो गया। तो वही वो कह रहा है कि एंड अब मज़ीद क्या होगा, अब सेचुरेशन हो गई है, सारी एक्टिव साइट भर चुकी हैं, एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीज़, अब मज़ीद रिएक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। देखिए रिएक्शन रेट कोई नहीं बढ़ रहा, जितनी मर्जी आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल डालते रहो। क्यों? क्योंकि वो जो काम करने वाले हमारे मज़दूर हैं, वो जो हमारे एंजाइम्स हैं, वो जो हमारे कारपेंटर बढ़ई हैं, वही सारे ऑक्यूपाई हो गए हैं, उनकी सारी एक्टिव साइट भर गई हैं, सही हो गया। तो ये इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, वो लास्ट लेक्चर होगा, हम उसमें बाकी चीज़ें डिटेल से पढ़ते हैं। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।